जेस्ट एजुकेशन की तरफ से आपका वेलकम। माई सेल्फ अभिषेक। आज का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक है IUPAC नोमेनक्लेचर। ठीक है, IUPAC नोमेनक्लेचर है क्या? नोमेनक्लेचर को आप नामकरण कह सकते हैं। नामकरण करना बहुत ज़रूरी है। कब? जब हम कार्बनिक रसायन में एंट्री कर रहे होंगे तब। अब आज के डेट में हम कार्बनिक रसायन में एंट्री करने जा रहे हैं। ठीक, तो कार्बनिक रसायन में एंट्री करने से पहले कार्बनिक रसायन में यूज होने वाले यौगिकों का नाम हमें याद होना काफ़ी ज़रूरी है। नाम याद नहीं होगा तो कैसे हम ये डील कर पाएंगे उनके मैकेनिज्म के साथ, उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के साथ इजीली डील नहीं कर पाएंगे। तो उस डील के लिए सबसे पहला टॉपिक है उनका नामकरण, और ये नामकरण रखने वाली जो संस्था है वो है IUPAC। ओके, तो सबसे पहले चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। IUPAC नेमिंग में कार्बनिक रसायन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ध्यान रखिएगा, कार्बनिक रसायन में दो एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा कॉमनली यूज होने ही होने, मतलब सामान्यतः मतलब बहुत ज़्यादा रेयर केस होगा जहाँ पे ये दोनों नहीं पाए जाएंगे। कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन कार्बनिक रसायन में सगे भाई की तरह ट्रीट होंगे। ठीक, मतलब यहाँ पे कार्बनिक रसायन में कार्बन और हाइड्रोजन का होना काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी है। इस वजह से IUPAC नोमेनक्लेचर में मैं सबसे पहला टॉपिक लाया हूँ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में भाई कार्बन और हाइड्रोजन दोनों है। नाम से ही पता चल जा रहा है कि हाइड्रोकार्बन में दो होंगे, कार्बन भी होगा और हाइड्रोजन भी होगा। ठीक है, कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या? जैसे ही मैं किसी तत्व का नाम लूँ आपके दिमाग में आना चाहिए उसका परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, उससे रिलेटेड जितनी भी बेसिक प्रॉपर्टी है आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करनी चाहिए। कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में बताया मैंने, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार हाइड्रोजन का 1, परमाणु भार कार्बन का 12। इज इट ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन दो टाइप्स के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। इंग्लिश में उसको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड बोलते हैं भाई। संतृप्त क्या होता है? संतृप्त वह हाइड्रोकार्बन है जो क्या होता है? संतृप्त। अब भाई संतृप्त क्या होता है? मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य हर जगह पूरे यौगिक में एकल बंध रहता है। एकल बंध मतलब हर जगह क्या रहेगा? सिंगल बॉन्ड। जब भी आप इसका संरचना सूत्र बनाओगे तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य क्या होता है? एकल बंध, सिंगल बॉन्ड। ठीक, और असंतृप्त में क्या होता है भाई? बंधा हुआ। जहाँ पे बंधन हो मतलब द्विबंध हो, तृतीय बंध मतलब तीन बंध वाला ट्रिपल बॉन्ड या द्विबंध वाला डबल बॉन्ड जहाँ मौजूद हो वो किस में आएगा भाई? असंतृप्त में आएगा। और जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा वो क्या होगा? संतृप्त में होगा। ठीक, देखिए यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, कार्बन और हाइड्रोजन का ही सब खेल है ना, सब इसी का खेल है, इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अब भाई डील करने जा रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन के साथ। हम लोग एंट्री किए संतृप्त और असंतृप्त में। भाई कार्बन क्या होता है? कार्बन की वैलेंसी या कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। इससे आप क्या समझते हो? इसको आप नोट कर लिए होगे। एक बार देखो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा इरेज करके इसको ध्यान दीजिएगा। ये तो भाई नोट कर लिए होगे संतृप्त असंतृप्त, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कार्बन की संयोजकता होती है 4। यहाँ पे मैंने लिख रखा है कार्बन की संयोजकता 4। मतलब कहने का सेंस क्या है? मतलब कार्बन 4 बंध बना सकता है। मैक्सिमम कितने बंध बना सकता है? 4। भाई इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ही बंध बनाएगा, सहसंयोजक यौगिक ही बनाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनाएगा। मैक्सिमम कितने बंध बना सकता है? 4 बंध बना सकता है। उसमें एकल बंध वाले भी होंगे, द्विबंध वाले भी होंगे, त्रिबंध वाले भी होंगे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड वाले भी होंगे। लेकिन अभी मैंने बताया संतृप्त में सिर्फ सिंगल बॉन्ड वाले होंगे। ओके, तो कार्बन कितने अधिकतम बंध बना सकता है? 4। जैसे मान लो कार्बन है, ये भैया आयोडीन से भी यहाँ पे बंध बनाए हुए हैं, और ब्रोमीन से भी, और क्लोरीन से भी, तीनों बंध बना के बैठा है। लेकिन क्या अभी इसकी संयोजकता फुलफिल हुई? क्या ये पूरा चारों का 4 बॉन्ड बनाया? नहीं, 3 बंध बनाया है। ठीक, तो यहाँ पे आप एक बंध हाइड्रोजन से इजीली बना सकते हो। ठीक है, एकदम कंफर्टेबली, क्योंकि कार्बन कितने बंध बना सकता है? मैक्सिमम 4। तो यहाँ पे देखो कितना बंध बना लिया? 1 2 3 4, 1 2 3 4, सफल भविष्य हो साकार। ठीक, उसी तरह से देखो अपना सपना साकार कर लिया, मतलब 4 बंध इजिली बना सकता है, तो बना लिया। कभी यहाँ पे तो भाई हर जगह क्या है? एकल बंध है। एकल बंध है कि नहीं? ठीक, लेकिन यहाँ पे भाई सिर्फ हाइड्रोजन नहीं है, साथ में साथ क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन भी है। तो ये वो हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। हाइड्रोकार्बन तो तब होता जब कार्बन और हाइड्रोजन ही रहता। जैसे कि एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग CH4। ठीक,
इसका जनरल नेम होता है यूपीएससी नेम के अकॉर्डिंग मेथेन होता है इसका नाम। यहाँ पे कार्बन कितने बंध बना रहे हैं देखिए भाई, 4 हाइड्रोजन आप लगा दो, 1 2 3 4। देखो कार्बन की संख्या कितनी होती है 4 बंध बना लिया। देखो सपना साकार हो गया कि नहीं कार्बन का। अब कार्बन क्या है, खुश है और हाइड्रोजन भी खुश है, क्योंकि हाइड्रोजन की विशेषता कितनी होती है 1। वो भी क्या चाहता है, एक बंध बनाना, वो भी बंध बना के खुश है। कार्बन 4 बंध बना के चारों हाइड्रोजन से क्या हो गया, खुश। ठीक, तो ये है यहाँ पे क्या है कि सब बंध क्या दिख रहा है, एकल बंध दिख रहा है, जिस वजह से मैं इसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में रखूंगा। लेकिन जैसे ही डबल बॉन्ड आया, तो हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देखना है कि वो असंतृप्त में आ जाएगा। ओके, तो देखिएगा जहाँ पे ऐसा हाइड्रोकार्बन जहाँ पे हर बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में बंध लो या एक कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बंध लो, वो यदि एकल बंध है या सिंगल बॉन्ड है तो वो समूह, वो क्रियात्मक समूह आईयूपीएससी नामकरण के मतलब आईयूपीएससी नामकरण के अंदर वो एल्केन ग्रुप का यौगिक कहा जाता है। एल्केन ग्रुप के यौगिक कहने का सेंस मेरा क्या है, वहाँ पे कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन के मध्य जो बंध होगा वो एकल बंध ही होगा। ओके, तो देखिए चलिए भाई इसको इलाज करते हैं, समझिएगा ध्यान से। इसी पॉइंट में मैं पहला डिस्कस करने जा रहा हूँ एल्केन ग्रुप। एल्केन समूह क्या है भाई, ध्यान दीजिएगा। एल्केन समूह क्या है, एल्केन समूह वह समूह है जहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य जो बंध आप लिखने जा रहे हो वो क्या रहेगा, एकल बंध। ठीक, जैसे कि एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। मतलब ये वह सामान्य सूत्र है, उस हाइड्रोकार्बन का सूत्र है कि यहाँ पे n का मान आप रख रहे हो 1 2 3 4। ठीक है, n का मान आप 1 2 3 4 क्रमशः रखोगे तो आपको नए नए टाइप्स के हाइड्रोकार्बन मिलेंगे। ठीक है, आप 1 रखोगे कोई और हाइड्रोकार्बन, 2 रखोगे कोई और, 3 कोई और, 4 कोई और। लेकिन उन हाइड्रोकार्बन का हम लोग को क्या पढ़ना है, यहाँ पे नामकरण पढ़ना है। उनका नाम क्या है, उसी आईयूपीएससी, उसी को उनका ही नामकरण किसके अंतर्गत पढ़ा जाता है, आईयूपीएससी नेमिंग के अंतर्गत पढ़ा जाता है। ठीक है, सबसे पहले कार्बन की संख्या यदि 1 हो तो कार्बन की संख्या यहाँ पे 1 रखो, n बराबर 1 रखो, C1H2 × 1+2, 2 कम 2, 2 में आप 2 ऐड करोगे क्या आ जाएगा 4, तो आ जा रहा है CH4। अब इसका नाम क्या करें, ध्यान देना। आईयूपीएससी नेमिंग में जब कार्बन 1 होता है तो उसके लिए यूज किया जाता है भाई मेथ, जब कार्बन 2 होता है तो एथ। ठीक, कार्बन 3 होता है तो प्रोप, फिर ब्यूट, फिर पेंट, फिर भैया बोलो हेक्स, फिर होता है क्या भाई हेप्ट, फिर क्या होता है ऑक्ट, फिर 9 वाला क्या होता है नोन, फिर 10 वाला क्या होता है डेक। ठीक, देखो भाई मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट। जब कार्बन की संख्या 1 हो तो आईयूपीएससी कहता है देखो भाई शुरुआत में आप जो वर्ड यूज करने वाले हो क्या है मेथ, लेकिन ये इफ एल्केन समूह का है तो लास्ट में यूज होने वाला जो वर्ड होगा वो उसको एन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कार्बन की संख्या क्या है 1 है, तो पहली बात तो क्या होगा मेथ यूज होगा। और ये किस समूह का है, एल्केन समूह का है, तो इसका जो एन है एन मेथ, इसके मेथ में आप एन मिलाकर बोलोगे, ऐड करोगे तो इसको क्या नाम दिया जा सकता है मेथेन। ठीक है, इसलिए इसका नाम होता है भाई मेथेन। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, पहला एग्जांपल से नहीं समझ में आ रहा, दूसरा एग्जांपल देखो ध्यान से। कार्बन की संख्या 2 लो, इसी फार्मूले में आप कार्बन की संख्या 2 रखो, तो C2 2 दूनी 4 में 2 ऐड करो क्या आ जाएगा C4H6। ठीक, कार्बन की संख्या 2 ली गई है, इसका मतलब पक्का है कि एथ रहा होगा। किस समूह का है, एल्केन समूह का है, एन समूह का है। एथ में एन ऐड किया क्या आ जाएगा एथेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई एथेन। इसी तरह आप मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेप्टेन, हेक्सेन बना सकते हो, इजिली फार्मूला को आप लिख सकते हो। ओके, तो इसका मतलब इससे यहाँ पे क्लैरिटी आई कि भाई एल्केन ग्रुप का हम यहाँ पे इजिली लिख पा रहे हैं। ठीक,
इसी तरह आप एल्केन ग्रुप को छोड़ करके आपको एल्कीन ग्रुप समूह का यदि यौगिक बनाना है तो आप यहाँ से ये भी बना सकते हो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एल्केन ग्रुप में भाई क्या होता है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे भाई देखिए, याद रखिएगा, एल्केन जो समूह के जो भी यौगिक बनेंगे उनके बीच कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन के मध्य जब भी बंध दिखेगा आपको कैसा दिखेगा, सिर्फ सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और एल्कीन में याद रखिएगा, अभी बताने जा रहा हूँ, आपको डबल बॉन्ड दिखेगा। और एल्काइन समूह में क्या दिखेगा आपको, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। चलिए, इसको नोट कर लिया आपने, वीडियो को पॉज करके प्लीज़ इसको नोट कर लिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन तीनों जगह ये काफ़ी ज़्यादा सुटेबल होगा, तो प्लीज़ इसको राइट डाउन कर लीजिए। एल्कीन पे, एल्कीन क्या है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n है ना, एल्कीन CnH2n, ये है एल्कीन का सामान्य सूत्र। कार्बन की संख्या 1 रखो, कार्बन की संख्या 1 रखो, यहाँ पे कितना आएगा, C, कार्बन की संख्या 1 रखोगे क्या हो जाएगा, CH2 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कार्बन की संख्या 1 से नहीं रखना है, कार्बन की संख्या आपको 2 से स्टार्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन की जो संख्या आप n की जो वैल्यू लोगे वो कहाँ से स्टार्ट करोगे, आपको रखना पड़ेगा 2, 3, 4, आगे रखते जाओ, ठीक। कार्बन यहाँ पे कभी भी आप ये सुने होंगे, मेथिन कभी नहीं सुने होंगे, IUPAC नेमिंग में मेथिन एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, स्टार्ट कहाँ से होता है, इथीन से, ओके, ध्यान दीजिएगा। कार्बन की संख्या भाई यहाँ से आप जो भी लोगे, n की वैल्यू क्या लोगे, 2 से स्टार्ट करोगे। एल्केन में आप कार्बन की संख्या 1 से स्टार्ट कर रहे थे, ओके। चलिए भाई, n का मान यहाँ पे 2 रखो आप, n का मान जैसे ही आपने 2 रखा आएगा फार्मूला C2H4। इसका क्या होता है नाम भाई, IUPAC नाम क्या होता है C2H4 का, एथीन। कैसे एथीन आया, कार्बन की संख्या आपने क्या ली, 2, वो तो एथ हो गया। एथीन क्यों जोड़ा मैंने, क्योंकि देखो इसका सामान्य सूत्र में एल्कीन का क्या है, ईन है, इसका एथ और उसका ईन जुड़ के क्या बन जाएगा, एथीन। तो इसका क्या नाम हो जाएगा भाई, C2H4 का, इजली हम लोग कह देंगे एथीन। अब यदि आपसे कोई पूछे भाई संरचना बताइए, ठीक है भाई संरचना बनाऊंगा, लेकिन मैंने ये भी बताया, ध्यान दीजिएगा कि एल्कीन समूह में आपको कौन से बंध यूज करने हैं, द्विबंध। कैसे बंध, द्विबंध, मतलब पक्का है कि आपको एक जगह तो द्विबंध यूज करना ही है, ठीक। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो भैया ठीक है, मैंने 2 कार्बन बना दीजिए, ठीक। यहाँ पे पक्का है कि एक द्विबंध यूज होगा, तो मैंने 2 बंध बना दिए, ठीक। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, ये कभी भी भूलना नहीं है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है भाई, 4। 2 ये वाला कार्बन 2 वाला तो बंध बना लिया, यहाँ पे 2 संयोजकता तो हो गई, अब बची कितनी, 2, तो भैया 2, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, ये तो कार्बन क्या हो गया, खुश हो गया, इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 4 हो गई, सेटिस्फाई हो रही है। अब उसी तरह इस कार्बन को देखो, ये कितने बंध बना रहा है, 2 बना लिया, अब बाकी बचे कितने, 2, तो ये भी 2 हाइड्रोजन बना लिया। क्या फार्मूले से बॉन्ड आप देख रहे मैच कर रहे हैं, यहाँ भी कार्बन कितना बंध बना है, 1, 2, 3, 4, ये भी खुश, ये 1, 2, 3, 4, ये भी खुश, ठीक है। 1, 2, 3, 4 सफल भविष्य हो साकार, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लागू हो रहा है, ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं, जैसे आपने एथीन किया उसी तरह आपने भाई प्रोपीन कर सकते हो, ब्यूटीन कर सकते हो। नेक्स्ट आ रहे हैं हम लोग एल्काइन समूह पे। एल्कीन हो गया हो तो क्या दीजिएगा, अब हम लोग जा रहे हैं एल्काइन समूह के बारे में स्टडी करने। एल्काइन समूह का जो सामान्य सूत्र होगा वो क्या होगा, CnH2n-2। क्या होगा भाई, CnH2n-2, ये हो गया सामान्य सूत्र। हम बड़े खुश हुए कि भाई सामान्य सूत्र हमें मिल गया। यहाँ पे भी कार्बन का जो आप नंबर स्टार्ट करोगे 2 से स्टार्ट करोगे, 2, 3, 4 कुछ भी रख सकते हो आप, ओके। कार्बन n की वैल्यू यहाँ पे आप 2 रखो, n की वैल्यू 2 रखते ही हमें एक फार्मूला मिलेगा C2H2। ध्यान दीजिएगा, देखिए भाई गुणा भाग जोड़ घटाने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। n की वैल्यू 2 रखोगे, 2 जा 4 में से 2 घटा कितना आया, 2, तो आ गया C2, ठीक। इसको क्या बोलेंगे भाई, अब इसको एथ तो बोलेंगे ही, क्योंकि कार्बन की संख्या क्या है, 2 है, लेकिन ये क्या है, एल्काइन समूह का है, तो ये तो जुड़ेगा ही, इसलिए इसका नाम हो जाता है एथाइन, ठीक। इसका नाम क्या हो जाता है, एथाइन। अब मैं इसका नाम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ भाई, एथाइन।
बड़ा अजीब सा नाम है ना, लेकिन क्या करें, IUPAC नेमिंग के अंतर्गत ऐसा नाम ही है। ठीक, तो भाई C2H2 हो गया, भाई नाम हो गया। अब इसका थोड़ा संरचना बना देते हैं ना, इसका संरचना बना के थोड़ा सा क्लैरिटी ला देते हैं कि इसका संरचना कैसे बनेगा। 2 कार्बन है, 2 कार्बन को चिपका दो भाई। अब देखो हमें 2 हाइड्रोजन भी है, और ध्यान रखना है कि एल्काइन समूह में 1 2 त्रिबंध बनेगा ही, तो मैं आंख बंद करके 3 बंध इन दोनों के बीच में बना दिया। अब 2 हाइड्रोजन चीख के कह रहे हैं कि भाई मैं कहाँ जाऊँ। मैं कहूँगा लो भैया तुम एक लोग के साथ इधर खुश हो जाओ, एक लोग के साथ इधर खुश हो जाओ। ठीक है, कार्बन टोटल यहाँ कितने बंध बना रहा है? 4 बनाना चाहिए, और यहाँ पे बना भी रहा है। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक, मतलब दोनों जगह कार्बन अपनी संयोजकता को क्या कर रहा है? फुलफिल कर रहा है, और नहीं करेगा तो ये स्ट्रक्चर ही गलत है। आप भाई संयोजकता क्यों, संयोजकता का कॉन्सेप्ट इसलिए आया कि स्थायित्व के लिए। मैं उप संयोजक यौगिक क्यों बना रहा हूँ? मैं कार्बन हूँ, मैं सहसंयोजक यौगिक क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि मैं स्थायित्व चाहता हूँ। मैं इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से एक ऐसा यौगिक बनाना चाहता हूँ जिससे कि मैं क्या हो जाऊँ? स्थायी। ठीक, तो भैया हो गया एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की बात हम लोग कर लिए। आप उसी तरह ये हो गया एथाइन किए, इसी तरह प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन कर सकते हो। बस कार्बन का मान रखना है, अलग अलग वैल्यू रखनी है उनके जनरल फार्मूले में। देखो ये सामान्य सूत्र है, सबका अलग अलग। ठीक, संरचना कैसे बनाना है ध्यान रखना। एल्कीन में सिर्फ एकल बंध, एल्कीन में डबल, और एल्काइन में 1 ट्रिपल। ठीक, कम से कम 1 डबल या 1 ट्रिपल तो होना ही चाहिए उनके रेस्पेक्टिव समूह, उनके सामान्य सूत्र में या एल्कीन एल्काइन में। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए भाई हम लोग IUPAC नेमिंग का जनरल फार्मूला एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में सीखे, उनकी संयोजकता क्या होती है वो सीखे। ठीक, आप इसको प्लीज़ नोट कर लीजिए कि ये क्या है, एल्काइन किस समूह का है, कैसे कैसे हम लोगों ने पढ़ा। यौगिकों का नाम हाइड्रोकार्बन जो है IUPAC नेमिंग में सबसे पहला टॉपिक आता है हाइड्रोकार्बन, उसका नामकरण हम लोगों ने यहाँ पे सीखा इजी वे में। ओके, अब हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि मान लो आप IUPAC नेमिंग करें कैसे। मतलब ढेर सारे हाइड्रोकार्बन दिए हैं, कभी हमेशा हर केस में नहीं होता ना कि हाइड्रोकार्बन हमको सीधी चेन मिले, कभी कभी टेढ़ा मेढ़ा रास्ता भी मिल सकता है। जाना तो पड़ेगा ही, नामकरण तो करना पड़ेगा ही। इस वजह से हम लोग अब उसके बारे में डील करने जा रहे हैं। ओके, कि कैसे हम लोग नामकरण करें, नंबरिंग कैसे करें, किसको ज़्यादा वरीयता दें, किसको कम वरीयता दें, यदि फंक्शनल ग्रुप आ जाए, क्रियात्मक समूह जुड़ जाए, तब उनका नामकरण कैसे करें। चलिए भाई अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि एल्केन ग्रुप के जितने यौगिक हैं, एल्केन ग्रुप के यौगिक जितने जितने चेन फॉर्म में हैं या ब्रांच फॉर्म में हैं, जितनी शाखाएं वाली भी कई होती हैं और कितने ब्रांच सीधी चेन में भी होती हैं, अब अलग अलग उनका नाम होता है, कैसे उनका नाम अलग अलग लिया जाता है, अब उनके बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपको कार्बन की एक लंबी सी श्रृंखला दिख रही होगी। ठीक, तो क्या करना है, जब भी आप नामकरण करने जाओ ना, तो सबसे पहले ध्यान रखो कि कार्बन की सबसे लंबी चेन आपको सेलेक्ट करनी है। जो भी आप श्रृंखला ले जा रहे हो, ऐसा लाइन पकड़ो, ये ऐसा लाइन आप पकड़ो कि उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आ जाए। ठीक, ऐसा लाइन चूज करना है। ठीक, तो आपने यहाँ पे तो क्या हो रहा है, एक सीधी लाइन में सभी के सभी कार्बन आ जा रहे हैं। हमारा काम क्या हो गया, आसान हो गया, हम बड़े खुश हुए। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5 ना, और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 5 7 9 12। देखो ये एल्केन समूह का है। आप चाहो तो इसको सामान्य सूत्र पे रख के एक बार चेक भी कर सकते हो। इसका नाम होता है, 5 कार्बन है, 5 कार्बन के केस में उसका नाम क्या होता है भाई, पेंट होता है। एन समूह का है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन। ठीक, IUPAC नेमिंग में इजी वे में हम लिख सकते हैं भाई इसका नाम पेंटेन। पेंटेन लिख दिए। ठीक, हिंदी में भी लिख देना पेंटेन। अब बात आती है, यहाँ देखो कितने नंबर ऑफ कार्बन है। सबसे पहले मैंने क्या कहा कि भाई कार्बन का सबसे लंबा चेन सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ सबसे पहले कार्बन का सबसे लंबा चेन सेलेक्ट करते हैं। बड़ा मामला फंसा, कौन सा चेन सेलेक्ट किया जाए। तो हमने सोचा यार ऐसा कार्बन का लंबा चेन सेलेक्ट किया जाए जिसमें ज़्यादा कार्बन आ जाए। तो मैंने सोचा यार चलो यही वाला पकड़ते हैं, क्योंकि इसको यदि हम लोग सेलेक्ट करते हैं इस वाले को, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने आएंगे, 4। इफ चाहे तो हम लोग इसको भी कर लेंगे, यहाँ से यहाँ, तब भी 4 ही आएंगे। तो क्यों ना सीधे वाला चेन सेलेक्ट कर लिया जाए। ठीक, तो सीधे वाला चेन सेलेक्ट करते हैं, ये कर लिए। ठीक, यहाँ पे ठीक। ओ, ऊपर वाले में नंबर ऑफ कार्बन चेन सेलेक्ट कर रहे थे, देखो 5 दिख रहा था, यहाँ 4 दिख रहा है।
इससे क्या खास बात होगी, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे भी आप फार्मूला चेक करोगे तो यही आएगा। जब अणुभार मतलब कि मॉलिक्यूलर फार्मूला आप निकालोगे तो यहाँ पे भी कितना आएगा, C5H12 आएगा। लेकिन देख रहे हो भगवान का खेल, देख रहे हो, यहाँ पे कुछ और हो गया, यहाँ पे कुछ और हो गया। यहाँ पे कार्बन के लंबा श्रृंखला सेलेक्ट करने गए तो 5 कार्बन आ रहे थे, यहाँ पे 4 आ रहा है। बताओ पूरा हुआ कि नहीं हुआ? यही होता है यूपीएससी नेमिंग में। थोड़ा सा भी आप अपनी जगह को छोड़ के कहीं और गए तो आपका नाम पक्का बदल जाएगा। और इसीलिए यूपीएससी नेमिंग ने देखो सबसे पहला रूल बताया कि कार्बन की सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करनी है, अपन ने कर ली, यहाँ पे पेंटेन आ गया। इस केस में क्या हुआ कि जब आप कार्बन की सबसे लंबा चेन सेलेक्ट करोगे तो यहाँ 4 कार्बन की चेन आ रही है, और 4 कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं, ब्यूट। पेंट नहीं भैया, आप क्या बोलेंगे, ब्यूट। और है ये क्या, एन समूह का है तो इसका नाम क्या देंगे, ब्यूटेन समूह देंगे। लेकिन किसी ने मुझसे पूछा, आप लोग को पूछना चाहिए कि ये CH3 का क्या होगा सर, ये CH3 कहाँ जाएगा? तो मैं बोलूँगा देखिए, जब आप कार्बन की लंबी चेन सेलेक्ट कर लिए और बाकी कहीं पे कुछ बच जाए लटका हुआ तो वो प्रतिस्थापी कहलाता है, सब्स्टिट्यूएंट कहलाता है। ठीक है, उस सब्स्टिट्यूएंट का अलग से हम लोग नाम बता रहे हैं। लेकिन आप कार्बन का चेन सेलेक्ट करो, पहला काम, उसके बाद जो बचाएगा ना वो प्रतिस्थापी के रूप में डील किया जाएगा उसको। देखो कैसे डील किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। पहले तो आपने क्या लिख दिया, ब्यूटेन लिख दिया। और ये जो प्रतिस्थापी है ना, इनका नाम अलग से अब लिखा जाता है। जैसे प्रतिस्थापी, मैं कुछ प्रतिस्थापी का यहाँ पे नाम लिखा हूँ। CH3 को प्रतिस्थापी रूप में इसका नाम जो दिया जाता है उसको मिथाइल कहा जाता है। एज ए सब्स्टिट्यूएंट C2H5 को इथाइल बोला जाता है। सब्स्टिट्यूएंट को ही क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापी। ध्यान दीजिएगा। ब्रोमीन को भी प्रतिस्थापन के तौर पे इसका नाम लिया जाता है ब्रोमो, क्लोरीन को क्लोरो, आयोडीन को आयोडो, F को फ्लोरो, NO2 को नाइट्रो। तो देखिए भाई, इसका नाम क्या मैं लिखूंगा, अब इसका नाम क्या लिखूंगा, देखिए भाई, मिथाइल। CH3 क्या बोलते हैं, मिथाइल ना। नाम लिखना पड़ेगा हम लोग को मिथाइल ब्यूटेन। बट नंबरिंग तो सर किए ही नहीं आप, नंबरिंग करना है। और नंबरिंग किधर से करें, इधर से करें कि इधर से करें? तो ध्यान दीजिएगा, जिधर से प्रतिस्थापी समूह सबसे पहले पड़े उसी साइड से नंबरिंग करते हैं। इस साइड से करेंगे तो 1 2 तीसरे नंबर पे आएगा, इस साइड से करेंगे तो भाई ये चौथे नंबर पे आएगा, दूसरे नंबर पे आएगा। तो हम लोग ईजिली इसको कह देंगे भैया तुम पहले वाला ये दूसरे वाले पे जुड़े हो, और ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। ठीक, तो भाई ये जो प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है ग्रुप, वो कौन से वाले कार्बन पे जुड़ा हुआ है, दूसरे वाले कार्बन पे जुड़ा हुआ है। तो मैं इसका नाम क्या दूंगा, देखना भाई, ध्यान से देखना। दूसरे वाले पे है तो मैं इसका नाम दूंगा 2-मिथाइल। नाम क्या था चेन का, चेन का नाम क्या था, ब्यूटेन। थोड़ा इंग्लिश में हीरो बनने के लिए लिख दिया जाए 2-मिथाइल ब्यूटेन। ओके, देखो नाम हो गया। ये है चेन फॉर्म में, मतलब कि सिंपल में कोई चीज़ लिखी हुई थी और आपने सब्स्टिट्यूएंट को जो एक उसमें का ग्रुप उठा करके ऐसा यहाँ पे लटका दिया, कार्बन की चेन कुछ और हो गई, प्रतिस्थापी सब्स्टिट्यूएंट कुछ और हो गया, जिस वजह से IUPAC नाम ही बदल गया। मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन उसकी संरचना क्या हो गई, अलग अलग हो गई। संरचना अलग होने की वजह से हमारा IUPAC जो नामकरण अब हम लोग पढ़ रहे हैं वो भी क्या हो गया, अलग हो गया। इस केस में IUPAC नेमिंग क्या था, पेंटेन था, और यहाँ पे क्या हो गया, 2-मिथाइल ब्यूटेन हो गया। मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों जगह यही है, देखो सेम, बट नाम चेंज हो गया। तो ध्यान रखिएगा भाई, चेन बना रहे हो या शाखाएं उसमें बना रहे हो तो ध्यान दीजिएगा, नियमों का जरूर ध्यान देना है, क्योंकि पूरी IUPAC नेमिंग नियम से भरी पड़ी है। नियम का ध्यान देंगे, एग्जाम में क्वेश्चन एकदम जल्दी से विदिन सेकेंड, मतलब मुश्किल से एग्जाम में जो भी इंट्रेंस में क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड 15 से 20 सेकेंड में आप सॉल्व कर सकते हो, बट आपको सही नियम पता होगा तब। चलिए इसको नोट डाउन करिए। आगे मैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताऊंगा कि क्रियात्मक समूह आने के बाद या डबल या ट्रिपल बॉन्ड आने के बाद आप नामकरण कैसे करेंगे।